खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। मुल्क की 2 रियासतों में मिली कामयाबी के बाद बीजेपी की निगाहें अब दिल्ली पर मरकूज हो गई हैं, जहां एक तरफ पार्टी लीडरान अवाम को मरकज की हुसूलियाबियां गिनवा रहे हैं, वहीं मरकजी हुकूमत दिल्ली के हवाले से एक के बाद एक अहम फैसले करती जा रही है। हालांकि अपोजिशन मरकज के इन फैसलों को सिर्फ सियासी बता रही है। हालांकि खामोश कांग्रेस या आम आदमी पार्टी भी नहीं है। कांग्रेस ने जहां इंतखाब के ऐलान से पहले ही अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी, वहीं आम आदमी पार्टी अवाम के बीच जाकर अपना मौकिफ रखने में जुटी हुई है। लेकिन ये जो पब्लिक है सब जानती है। इसके अलावा हम बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर की, जहां हुकूमत साजी को लेकर अभी भी तजब्जुब बरकरार है। एक तरफ जहां बीजेपी रियासत में पहली बार हर हाल में अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस की हिमायत के ऐलान के बावजूद भी पीडीपी हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रख रही है और सभी की निगाहें पीडीपी पर लगी हुई हैं, क्योंकि उसके फैसले पर ही रियासत में हुकूमत साजी का रास्ता नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के एक एमएलए ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि 1-2 दिन में हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और सीएम भी हमारा ही होगा। अब सवाल यह उठता है कि रियासत में किसकी बनेगी हुकूमत, किसका होगा इत्तेहाद? पीडीपी रियासती अवाम के साथ जाएगी या रियासत की तरक्की के लिए मरकज की लेगी मदद? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। इनके अलावा दिल्ली की सियासत पर हम बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर गोपाल राय साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे और दरमियान में और भी कई लीडरान बातचीत में फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। जम्मू कश्मीर और झारखंड में कामयाबी के बाद बीजेपी की निगाहें अब दिल्ली पर मरकूज हो गई हैं, जहां एक तरफ पार्टी लीडरान अवाम को मरकज की हुसूलियाबियां गिनवा रहे हैं, वहीं मरकजी हुकूमत दिल्ली के हवाले से यके बाद दीगरे अहम फैसले करती जा रही है। हालांकि अपोजिशन मरकज के इन फैसलों को सिर्फ सियासी बता रही है। उनका कहना है कि यह इलेक्शन में फायदा पाने का सिर्फ एक हरबा है, इससे अवाम को कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत ने दिल्ली में 1 जून 2014 तक की गैर कानूनी कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले भी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने 1984 के सिख फसाद के मुतासरीन को चेक तकसीम किए थे, जिस पर भी मुखालफीन ने काफी हंगामा किया था और उसके बाद फिर काबीना ने कुछ कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की मंजूरी दे दी। मरकज के इस फैसले के बाद दिल्ली की 895 कॉलोनियां रेगुलराइज्ड हो जाएंगी और इससे तकरीबन 60 लाख लोगों को फायदा होगा। दिल्ली में तवील वक्त से गैर कानूनी कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का मुतालबा हो रहा था। शीला दीक्षित हुकूमत ने भी अपने दौरे इख्तिदार के आखिरी साल में इसकी कोशिश की थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे रेगुलराइज करने का फैसला किया है। हालांकि ये अभी ऑर्डिनेंस है जिसे पार्लियामेंट से मंजूर कराना होगा। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है सैयद फैसल अली साहब। दिल्ली की सियासत अब काफी गर्म होती जा रही है क्योंकि इलेक्शन करीब हैं और तमाम तकरीबन पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स भी अनाउंस करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने, कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया, आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कर दिया। बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी एक काम कर रही है, वो कुछ और अनाउंस कर रही है। यके बाद दिगरे कई ऐसे फैसले ले रही है जिससे उसको इलेक्शन में फायदा हो। क्या लगता है, आप किस जाविये से देख रहे हैं इन फैसलों को, जबकि बीजेपी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं करके कुछ इश्यूज को पब्लिक के सामने ला रही है और बाकी पार्टियां कैंडिडेट अनाउंस कर रही हैं? देखिए, खाली 2 चीजें हैं। एक तो ये कि बीजेपी कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस कर रही है, पहले ये समझ लीजिए। जाहिर सी बात है, अभी जिस तरह की बीजेपी की जीत का सिलसिला चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में और दूसरे जो सूबे हैं उनमें, तो उससे दिल्ली में टिकट पाने वालों की एक लंबी लिस्ट बन गई है, एक लंबी फेहरिस्त है और एक एक जगह से 50-50, 60-60 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है। ऐसे में अभी पार्टी नहीं चाह रही है कि इलेक्शन से बहुत पहले टिकट अनाउंस करके ये जो बकिया जो लोग नाखुश होंगे उनको एक बड़ा मौका दिया जाए। जो आदमी
उम्मीदवार बनता है उसके खिलाफ माहौल बनाने का, यानी कहीं ना कहीं इंटरनल बिकरिंग के चांसेस हैं, इसलिए उसको अवॉइड किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि वो पार्टी अपनी कैंडिडेट का नाम तो अनाउंस नहीं कर रही है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ अनाउंस कर रही है। यहाँ एक चीज खालिद अच्छी है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर सिख दंगों में जो लोग उसके मुतासरीन हैं उनको अगर कुछ इमदाद मिल रही है तो इसका खैर मकदम होना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन जाहिर सी बात है सारी चीजें टाइमिंग को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा में आ जाती हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है। तो जिस तरह से ये माना जा रहा है कि इलेक्शन कहीं ना कहीं फरवरी के एंड में होने वाला है और उससे 2 महीने कबल चेक बांटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। दूसरी बात ये कि अभी जो कॉलोनियों का मामला उठा है तो ये और बड़ी बात है, इसलिए कि अभी पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है। अगर गवर्नमेंट संजीदा थी और उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, पार्लियामेंट में उसको पास करवाती। जी माफ कीजिएगा। लेकिन पार्लियामेंट के सेशन के खत्म होने के तुरंत बाद उस पर ऑर्डिनेंस लाया जाता है और उसको जारी किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो नीयत है उसके ऊपर सवाल पैदा करती है कि ये पूरे तौर पर अगर इसको माना जाए डिबेट के लिए, तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन को मुतासिर करने का एक तरीका है, चाहे वो सिख मुतासरीन को चेक देने का हो, चाहे वो कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात हो। और इसलिए जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर सवाल भी उठेंगे, सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठना वाजिब है। पार्लियामेंट में नहीं लाए इसलिए सवाल अंदाजा था। आम आदमी पार्टी के लीडर ने कहा है कि ये दबे पांव लाने की क्या, या पिछले दरवाजे से इस तरह के फैसले लेने की क्या जरूरत पड़ी हुकूमत को? जाहिर सी बात है जवाब तो देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मरकजी सरकार, उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि जब पार्लियामेंट चल रही थी तो नहीं लाए सामने के दरवाजे से, अब दबे पांव उसको लेकर के आए हैं। जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लीडरान, वो सही कह रहे हैं और इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये पब्लिक है, सब समझती है, सब जानती है कि क्या हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक बात और बहुत वाज़ेह हो जाती है इन सारी चीज़ों से कि ये नरेंद्र मोदी का जो अश्वमेध घोड़ा है, जो पूरी दिल्ली से होता हुआ कश्मीर होकर के तेजी से दौड़ता हुआ चला आया, हर जगह उनकी फतह हुई, कहीं ना कहीं दिल्ली में उस घोड़े की चाल धीमी पड़ रही है। उस घोड़े को रुकने का, ठहरने का मामला बन रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में सब कोई मान रहे हैं कि टक्कर जो है कांटे की है, तो बीजेपी कोई भी चांस लेना नहीं चाहती है, कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि उसकी जीत दिल्ली में भी दर्ज हो। इसलिए कि कहीं आम आदमी पार्टी जो 1 महीने कबल ये माना जा रहा था कि शायद बहुत हाशिए पर चली गई है और काफी कमजोर हो गई है, वैसा दिख नहीं रहा है। कांटे की टक्कर लोग मान रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा वो जब इंतखाबात होंगे और माहौल बनेगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, जो हिंदुस्तान का दिल है, वहां ना हार जाए, वहां उसको सुबकी ना हो। इसलिए ये चेक्स और ये कॉलोनी को रेगुलराइज करने की बात हो सकता है आने वाले दिनों में बिजली के ऊपर भी, पानी के ऊपर भी कोई बात कही जाए। ये वो मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी को आम आदमी से करीब करते हैं। बीजेपी उनका मुद्दा छीनना चाह रही है। बीजेपी उनका मुद्दा छीनना चाह रही है, लेकिन क्या इसका असर पब्लिक पर मुस्बत होने वाला है या मनफी होने वाला है? पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन क्या वाकई इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा जिस नियत से सरकार ने यह फैसला लिया है? देखिए खालिद, मिलेगा। इसलिए कि सरकार के हवाले से बात करें तो सबको ये मालूम होता है कि कोई पार्टीज आती हैं जब पावर में तो बहुत कुछ नहीं देती हैं। जो सबसे अनकरीब, इलेक्शन से अनकरीब अगर कुछ करती है फायदा, तो उसका फायदा मिल जाता है। और अभी इलेक्शन में 2-3 महीने देर है, तो उसको वो इंप्लीमेंट भी करवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, चेक्स जो मिले हैं वो सबके बैंक में चले जाएंगे, तो लोगों को फायदा होगा। तो कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा मुझे ऐसा नहीं लगता। अब बात हुई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एतराज कर रहे हैं। यकीनी तौर पर ये जो मुद्दे थे ये आम आदमी पार्टी के थे। उन्होंने भी वादा किया था पब्लिक से कॉलोनी को रेगुलराइज करने पर। उनके इन मुद्दों पर, और चूंकि कांग्रेस के पास कोई बहुत ज्यादा कुछ इश्यूज नजर नहीं आ रहे हैं, क्या लगता है अगर आम आदमी पार्टी के इश्यूज को देखें और कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा कुछ मुद्दा नहीं है, तो इस तनाजुर में अगर हम देखें तो दिल्ली इलेक्शन कैसा होने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। कांग्रेस अपनी जो 8+1 जब शोएब इकबाल साहब आ गए हैं, 9 जो सीट है उसको बचा ले, यही उसकी कोशिश होगी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शायद कांग्रेस को 1-2 सीट ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन जो भी होता है, बहुत इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टक्कर जो है आम आदमी पार्टी दे रही है, और आम आदमी पार्टी के साथ जो बड़ी बात है और जो उसको सबकत हासिल है दूसरी पार्टियों पे, वो ये है कि उसने पहले कैंडिडेट्स अपने अनाउंस कर दिए हैं और तकरीबन 17-18 जगह तो उनके कैंडिडेट पहले से जो सिटिंग एमएलए थे उनको टिकट दे दिया, और जो नए लोगों को भी टिकट दिया वो ऐसे लोग हैं जो पहले पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो उनको काफी मौका मिल रहा है। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का वो नुमाइंदा
जिसको टिकट मिलेगा इलेक्शन से 15 दिन पहले या 1 महीने पहले, उसके पास अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के बहुत कुछ बताने और करने का वक्त नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखा करके और उनकी छवि पे वोट मांगेगा। लेकिन आम आदमी का जो कैंडिडेट है वो अरविंद केजरीवाल भी दिखाएगा, उनके 49 दिन की सरकार भी दिखाएगा, पानी और बिजली का जो दाम कम हुआ था वो दिखाएगा, और साथ साथ 3 महीनों में जुट कर मेहनत करेगा, जिसके लिए वो लोग जाने जाते हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दिल्ली का इलेक्शन। जी, कांग्रेस को किस तौर पर देखते हैं? कांग्रेस यकीनी तौर पर 9 सीट बचा ले तो बड़ी बात होगी, हालांकि कुछ तजदीकारों का कहना है कि वो 10 से 12 सीट या 15 सीट तक भी हासिल कर सकती है। क्या आपको लगता है, क्या इसकी उम्मीद की जानी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा लगता है कि बहुत कोई ज्यादा बड़े इश्यूज हैं नहीं सामने, जो अगर आम आवाम के इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। देखिए खाली मुझे नहीं समझ में आता ये जो तज्जिया हो रहा है कि कांग्रेस को 12-15 सीट मिलेगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कहां से 12-15 सीट मिलेगी। इसलिए अगर 12-15 सीट कांग्रेस को मिलती है और 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, और तो फिर 30 सीट आम आदमी पार्टी को कहां से मिलेगी? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऐसा जो लोग मान रहे हैं कि 12-15 सीट कांग्रेस को मिलेगी, तो या तो ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, या फिर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये दोनों चीजें दिख नहीं रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी को नुकसान होता है तो उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी को अगर बड़ा नुकसान होगा तो उसका फायदा सीधा आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिख रहा है अभी फिलवक्त। तो कांग्रेस इसमें बहुत ज्यादा फायदा उठा ले मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर लगता है कि 9 से बढ़ करके उनकी सीट 11 हो सकती है जी। 1-2 सीट उनको बढ़ सकती है, या 2 या 3 सीट उनकी कम हो सकती है, लेकिन वो 15 तक पहुंच पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। कांग्रेस में शोएब इकबाल को लाया गया है बहुत कुछ सोच समझकर। कांग्रेस ने कुछ स्ट्रेटजी बनाई शोएब इकबाल को लाने की, कि कहीं ना कहीं से जो माइनॉरिटी वोट है उसको अट्रैक्ट किया जाएगा। क्या शोएब इकबाल को लाने से क्या वाकई मुसलमान एक तरफा वोट कर देगा? क्या ऐसा लगता है? देखिए आपको याद होगा पिछला जो असेंबली इलेक्शन था दिल्ली का, उसमें इन्हीं शोएब इकबाल साहब को जनता दल यूनाइटेड अपने यहाँ बड़े नखरे के साथ उनको उठाकर लाई थी, और बहुत उनको आगे आगे किया गया था, और बहुत बड़ी तकरीब के तहत वो नीतीश कुमार की मौजूदगी में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया था, और उसके बाद कई सीटों पे, जिसमें ओखला जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है वहां भी उनके कैंडिडेट खड़े किए गए थे, लेकिन नतीजा जब आया तो बिल्कुल लोगों ने नकार दिया। कहीं भी शोएब इकबाल की मौजूदगी की वजह से या उनकी जनता दल यू में शमूलियत की वजह से उनके जो दूसरे कैंडिडेट थे, चाहे ओखला के हों या दूसरे इलाके के हों, उनको कोई भी पॉलिटिकल फायदा वोट के हद तक नहीं हुआ। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने उन्हीं को वोट दिया जिनके बारे में उनकी अपनी राय बेहतर थी। तो मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन हाँ कांग्रेस के साथ थोड़ा मामला अलग है, इसलिए कांग्रेस की अपनी एक वोट बैंक दिल्ली में मौजूद है। तो कुछ मुस्लिम हलकों में शोएब इकबाल का थोड़ा कांग्रेस में आने का थोड़ा असर जरूर होगा, लेकिन वो असर क्या सीट जितवा पाएगा कांग्रेस को, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि अभी ऐसे हालात नहीं। जी, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में राजीव त्यागी साहब, कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन, शामिल हो गए हैं गुफ्तगू में। राजीव त्यागी साहब, क्या लगता है दिल्ली इलेक्शन को लेकर बीजेपी कई फैसले ले रही है? 84 जो फसाद मुतासरीन थे सिख, उनमें चेक्स बांटे कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने। अब 895 कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का मामला सामने आ गया है। ये पिछले दबे पांव पिछले दरवाजे से लोग बोल रहे हैं कई लीडरान के, लाने की क्या जरूरत थी इस ऑर्डिनेंस को? जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तब क्यों नहीं लाया? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से सत्ता करना जानती है, उसको डिलीवरी से कोई मतलब नहीं। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीजें कही, किसानों से लेकर के, रोजगार से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के आपके महंगाई तक, काले धन तक। कोई मुद्दा पूरा हुआ? अभी तो पूरा नहीं हुआ कोई भी मुद्दा। तो दिल्ली से लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी उत्सुकता दिखा रही है, जम्मू कश्मीर में इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, झारखंड में इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, दिल्ली में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लॉस में रहेगी, मेरा ये आकलन है। क्योंकि दिल्ली के लोग बाग निश्चित रूप से ये देखते हैं कि कौन पार्टी किस तरह से डिलीवर करती है चीजों को। तो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 7 महीनों में कोई डिलीवर चीजें नहीं की हैं। और कॉलोनी रेगुलाइज करने की जो आपने बात कही है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर तरीके से कॉलोनी रेगुलाइज करने का कार्य पहले ही, जब हमारी सरकार थी, हम कर चुके थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जी जी। पानी से लेकर बिजली तक दिल्ली को हमने सक्षम बनाने की पूर्ण कोशिश की। दिल्ली में 66 नए फ्लाईओवर बनाए, मेट्रो, और जितना भी जाल आप देखेंगे परिवहन का, वो कांग्रेस पार्टी का ही बनाया हुआ है।
दिल्ली अगर वैसे देखें आप पर्यावरण के हिसाब से तो सबसे ग्रीन कैपिटल्स में से एक है पूरे वर्ल्ड की, वो कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस जी, लेकिन लास्ट इलेक्शन में इसका फायदा कांग्रेस को बहुत ज्यादा नहीं मिला राजीव त्यागी साहब। कारण पता क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी सरकार यदि 15 साल लगातार काम करती है तो लोग बाग ये सोचते हैं कि नई पार्टी आएगी और वो कुछ और बेहतर कार्य करेगी। लेकिन विगत एक साल में जिस तरह से केजरीवाल जी आए और 49 दिन में उन्होंने सरकार छोड़ करके भग गए, भगौड़े साबित हुए, ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी 7 महीने से लोग बाग देख रहे हैं। जी, लेकिन दिल्ली के मामले में जो कुछ मास अपील वाले जो फैसले लिए हैं गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है क्या उसका कुछ फर्क पड़ने वाला है? जैसे 895 कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का मामला, दंगा पीड़ित जो सिख हैं उनको चेक बांटने का मामला, और भी बहुत सारे फैसले वो ले सकते हैं आने वाले दिनों में। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग जहां जहां चुनाव होते हैं वहां एक्टिव होते हैं, फिर उन राज्यों को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का मामला था तो मोदी जी वहां जाकर के दीपावली मना रहे थे और वहां रह रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने नकारने का काम किया। और ठीक इसी तरह से वो दिल्ली पर ध्यान दे रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो उन्होंने वास्तविक वादे किए थे चुनाव प्रचार के दौरान 2014 के जो लोकसभा चुनाव था, उन वादों को पूरा करें, क्योंकि जनता का दिल मांगे मोर वाली बात है। मोदी जी ने कहा ये दिल मांगे मोर, लोगों ने बहुत कुछ दिया, बेहिसाब दिया, अब जनता मांगे मोर। अब जनता की बारी है, अब जनता को डिलीवर चाहिए चीजें, जनता को कालेधन जी। आपने बहुत अच्छी बात है कि आप जनता मांगे मोर, इसी का जवाब जान लेते हैं। सैयद फैसल अली साहब के स्टूडियो में मौजूद है। राजीव त्यागी साहब बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि जनता मांगे मोर। मोदी साहब दिल मांगे मोर, मोदी मांगे मोर की बात कर रहे थे। देखिए राजीव त्यागी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि कब तक आप सपने दिखाते रहिएगा, सपने सजाते रहिएगा, कहीं ना कहीं वक्त आ जाता है जब आपको ख्वाबों को सच करना होता है। ख्वाबों की जो ताबीर होती है लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, ख्वाब कब पूरे होंगे ये जानना चाहते हैं। और देखिए 7-8 महीने हो गए हैं खालिद, और आप देखिएगा कि जब तक दिल्ली का इलेक्शन आएगा तो 10 महीने हो चुके होंगे। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के इलेक्शन आते आते लोग जो हैं वो मांगेंगे और पूछेंगे कि आपने क्या किया। ये सिर्फ सिख मुतासरीन को चेक दे देने से बात नहीं बनेगी, इसीलिए मैंने कहा कि इसका असर जरूर होगा इलेक्शंस पे, लेकिन बहुत लिमिटेड होगा। लोग सवालात करेंगे और उसके बाद जब बिहार का इलेक्शन होगा नवंबर में 2015 में, तब तक 1.5 साल से ऊपर हो चुका होगा मोदी सरकार का। और उस वक्त जी राजीव त्यागी साहब, देखिए जो फैजल साहब ने कहा है वो बात बहुत बढ़िया कही है, बिहार को लेकर के, दिल्ली को लेकर के। मोदी जी कहा करते थे दिल्ली में बलात्कार होता है तो शर्म से सर झुक जाता है। दिल्ली में कितने बलात्कार हो चुके ये जानकारी है आपको जब से मोदी जी की सरकार आई है? जी महिला सुरक्षा पे क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मोदी जी ने महिला सुरक्षा पे क्या किया, मोदी जी ने मेट्रो को लेकर के क्या किया, मोदी जी ने जितने भी कार्यक्रम हम लोगों ने चलाए थे उनको लेकर के क्या किया जो दिल्ली को बेहतर बना रहे थे। तो ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। और ये रही बात इसकी कि मोदी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया था जिसमें डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने की बात थी, जिसमें दिल्ली को और बेहतर परिवहन व्यवस्था देने की बात थी, जिसमें दिल्ली को 24 घंटे बिजली जहां जहां नहीं पहुंचती थी वहां देने की बात थी। तो ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी विकास करना जानती है, कांग्रेस पार्टी लोगों को एकजुट रखना जानती है। दिल्ली में क्या सामाजिक समरसता नहीं टूटी? चलिए इन जो जिन मुद्दों को आप गिनवा रहे हैं, हम अब उम्मीद करते हैं और आपके लिए को विशेष भी देते हैं कि इन मुद्दों का फायदा हो सकता है आपको इन इलेक्शन में हो, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में तो असेंबली इलेक्शन में नहीं हो पाया कांग्रेस को, हो सकता है इस इलेक्शन में हो जिन मुद्दों को आप गिनवा रहे हैं। क्योंकि वक्त की कमी, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। राजीव त्यागी साहब बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। सैयद फैसल अली साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में कि वहां हुकूमत सादी को लेकर अभी भी तजब्दुब बरकरार है। तमाम सियासी पार्टियां अपने तौर पर अलग अलग दावे कर रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है, हुकूमत किसकी बनेगी, किस में जोड़ तोड़ चल रही है, इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू में कश्मीर से कई लीडरान फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। मिल जाते हैं कुछ ऑफिसर्स हमें, थोड़े पागल, थोड़े अड़ियल, जिनके दिमाग में सिर्फ देश और देशभक्ति घूमती रहती है। ये देश के लिए मरना नहीं चाहते बल्कि जीना चाहते हैं, ताकि आखिरी सांस तक देश की रक्षा कर सकें।
सुना है कसाब को एसी वाला कमरा दिया थे लोग ने, उसे तो ज्यादा ही किए हम। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, और इस सेगमेंट में जम्मू कश्मीर से फोन लाइन के जरिए कई लीडरान गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी को लेकर अभी भी तज़ब्ज़ुब बरकरार है। तमाम सियासी पार्टियां अपने तौर पर अलग अलग दावे कर रही हैं, जबकि रियासत के गवर्नर एन वोरा ने सबसे बड़ी दो पार्टियों पीडीपी और बीजेपी को हुकूमत साजी के बारे में गौर करने के लिए दावत दी है। गवर्नर ने पीडीपी को 1 जनवरी की सुबह और बीजेपी को दोपहर में बुलाया है। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही पीडीपी को बिला शर्त हिमायत देने की बात कह चुकी है, लेकिन उमर अब्दुल्ला और बीजेपी लीडरान की मुलाकात की खबरों के बाद पीडीपी भी बीजेपी से अपनी शर्तों पर हुकूमत साजी की कोशिशें शुरू कर चुकी है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के एक लीडर के दावे ने इस इत्तेहाद के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। बीजेपी ने दावा किया है कि वो 1-2 दिन के अंदर ही हुकूमत साजी के अमल को अंजाम दे देगी। ये दावा किया है रियासत के साबिक वजीर दाखिला सज्जाद किचलू को शिकस्त देकर असेंबली के रुकन बनने वाले बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने। सुनील शर्मा के मुताबिक दूसरी पार्टियों से चल रही हमारी बातचीत आखिरी मरहले में है, बस वज़ीर-ए-आला के मसले पर बात अटकी हुई है। लेकिन ये साफ कर देना चाहूंगा, वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आला बीजेपी का ही होगा। 1-2 दिन में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होगी। चीफ मिनिस्टर किसका बनेगा, मुफ्ती सईद या बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा? चीफ मिनिस्टर की ही अगर देखी जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने हर एक पार्टी के सामने एक ही बात रखी है कि चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। ऐसा तो हम सुनते भी हैं और पता भी चल रहा है। तो जिस भी सूरत में चीफ मिनिस्टर बने, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, ऐसा लगता है। हालांकि बीजेपी पीटीबी इत्तेहाद को एनसीपी के ने अवाम मुखालिफ करार दिया है। तारिक अनवर ने इसे अवाम मुखालिफ करार दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता किया तो मैं समझता हूं कि आगे उनका कोई भविष्य नहीं है और कश्मीर के लोग कभी उनको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मत जाहिर किया, अपना वोट दिया है। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, और फोन लाइन के जरिए श्रीनगर से गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला के पॉलिटिकल अफेयर्स सेक्रेटरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक साहब। तनवीर सादिक साहब, क्या कहेंगे किस तरह की, क्योंकि कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पा रही, इतने दिन हो गए हैं। हालांकि आपकी पार्टी की भी बातचीत बीजेपी से हुई है, आपने पीडीपी की हिमायत की भी बात कही, कांग्रेस ने भी पीडीपी की हिमायत की बात कही, और तो एक ग्रांड अलायंस की भी बात आई कांग्रेस की जानिब से, लेकिन कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। देखिए, गवर्नर साहब ने 1 जनवरी तक इनको बुलाया है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ पीडीपी की जिम्मेवारी बनती है कि वो हुकूमत बनाए। उसके बाद उन्होंने बीजेपी को भी बुलाया है। अब 1 तारीख तक तो पता चल जाएगी कि कॉम्बिनेशन क्या होगा। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, ये सोच के कि हमारे को इस वक्त इधर एक स्टेबल गवर्नमेंट होने की बहुत जरूरत है और उसको मद्देनजर रख के हमने ये सपोर्ट दिया है। लेकिन अभी तक पीडीपी से हमें कोई वहां से कोई ना आंसर आया ना रिएक्शन आई, तो हम वेट करेंगे, क्योंकि इस वक्त इसके ऊपर हम ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। जब जो ही गवर्नर साहब से ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलती है, उसके बाद हमें भी अगर बुलावा आता है, हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे दे। जी, जिस तरह की बात आ रही थी कि बीजेपी को अगर छोड़ दें तो एक ग्रांड अलायंस बनाया जा सकता है। गुलाम नबी आजाद ने भी इसकी जानिब इशारा किया था कि कांग्रेस, पीडीपी और एनसी मिलकर, उस पर कुछ बातचीत हुई है या नहीं? अभी इसमें वो सारा मतलब कांग्रेस ने एक सजेशन दी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट किया है। अब वो ये सारा ओनस रहता है पीडीपी पे कि वो वहां से कैसे इस पे रिएक्ट करे। अभी तक तो उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई है, ना मीडिया के जरिए ना किसी बैक चैनल के जरिए। तो अब जो ही वो सुनने में आया है, जो हमारा सोर्स है वो कहता है कि वो बीजेपी के साथ हुकूमत बना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने अपनी तरफ से ऑफर किया है।
अब जब तक पीडीपी वहां से हमें अपना एक रिएक्शन नहीं देगी, अपना एक जी, आप जो बात बोल रहे हैं तनवीर साजिद साहब, उसी का जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं जम्मू कश्मीर से पीडीपी के एमएलसी और पीडीपी के तर्जुमान नईम अख्तर साहब। नईम अख्तर साहब, क्या कहेंगे? तमाम तरफ से ये बातें आ रही हैं कि पीडीपी पर सबकी निगाहें मरकूज हैं और जो पेच फंसा है वो पीडीपी की वजह से फंसा, हुकूमत साजी उसी वजह से ताखीर उसमें हो रही है। पीडीपी की वजह से नहीं फंसा है ये पेच, इसलिए फंसा है कि जम्मू कश्मीर का वर्डिक्ट, बहुत ये जो फैसला आवाम का आया है, इसने हमें उलझन में डाल दिया है। और आप देखें अगर तो जम्मू में एक ही तरफ रव चली है और एक पार्टी को उन्होंने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। जी जी। कश्मीर में जो मैंडेट है, हालांकि उसके नतीजे में हम सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरे हैं, लेकिन यहाँ मैंडेट बटा हुआ है। जी जी। लद्दाख में कांग्रेस ने लिया है। चलिए, ये तो अब मैंडेट बटा हुआ है, लेकिन जो इशारा मिल रहा था कांग्रेस ने जिसकी तरफ इशारा किया था कि ग्रांड अलायंस बीजेपी को किनारे करके बनाया जा सकता है, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस मिलकर, उस पर कुछ बातचीत हुई है या नहीं? आप मेरी बात सुनिए, वो ऑप्शन भी हमारे पास है जी। लेकिन अगर हमारा मकसद सिर्फ हुकूमत बनाना होता तो हमने तो पहले दिन बनाया होता। अगर आपको याद होगा 2008 में उमर अब्दुल्ला साहब ने एक चुटकी में हुकूमत बना ली, क्योंकि उनका एक ही मुतालबा था कांग्रेस से कि हमें 6 साल की चीफ मिनिस्टरशिप मिले। लेकिन हमारा वो तरीका नहीं है। हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जाएंगे जिस भी पार्टी के साथ जाएंगे, और मगर उसका मकसद है कि हम ऐसी हुकूमत बना पाए जो डिलीवर कर सके, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी और इकोनॉमिक फ्रंट पे। इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारे बहुत जबरदस्त मसाइल है। यहाँ खजाना खाली है। अभी सैलाब ने जो तबाही मचाई है उसके लिए पिछली हुकूमत ने जी, यानी आप स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं। आपकी भी बात हमने सुनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की भी बात सुनी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल इल साहब। एक सहाफी के तौर पर सैयद फैसल इल साहब, आप किस तौर पर जम्मू कश्मीर के हालात को देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं से हुकूमत साजी में जो ताखीर हो रही है? देखिए, नईम साहब की बात से जो मैं समझ सका, एक बात तो उन्होंने बहुत साफ कही कि स्प्लिट वर्डिक्ट है, इसलिए सरकार बनाने में देर हो रही है। ये बिल्कुल तय बात है कि पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी हो, सबके साथ यही बात है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, किस तरफ जाएं। ये दोनों सारी पार्टियों के साथ है, तीनों बड़ी पार्टियों के साथ ये मसला है। लेकिन सबसे जो बात मैं समझ पाया, नईम साहब जो कह रहे थे कि उनको इकोनॉमिक जो अपलिफ्ट है स्टेट का, वो भी सामने रख करके सोचना है कि सरकार किसके साथ बनाए, और खजाना खाली होने की बात भी कही। तो कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि उन लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी जिसकी सरकार मरकज में है उसके साथ जाके सरकार बनाने में कहीं ना कहीं स्टेट की भलाई दिख रही है और स्टेबल गवर्नमेंट दिख रही है। तो इससे लगता है कि शायद उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन उसका रिपरकशन क्या होगा वोटर्स में, ये उनकी फिक्र होगी। वो उनको लग रहा होगा कि हम एक तरफ जाते हैं कि इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेने के लिए बीजेपी के साथ, तो हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में की वजह से उनको वोटर्स का गुस्सा सहना पड़े। तो डिफिकल्ट चॉइस है पीडीपी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी है। याद रखिए, एक तरफ बीजेपी आर्टिकल 370 की बात करती है, दूसरे तरफ पीडीपी ये कहती है कि नॉन नेगोशिएबल है। तो इन दोनों का भी साथ एकदम साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि वैली से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है सैयद फैसल इल साहब। हाँ, तो वो तो नईम साहब खुद ही कह रहे हैं कि वैली में एक पार्टी को अक्सरियत है और जम्मू में एक पार्टी को अक्सरियत है। तो ऐसी सूरत हाल में जो कॉमन सेंस लगता है वो ये लगता है, जो बात वो कहना चाह रहे हैं कह नहीं पा रहे हैं खुल करके, कि शायद पीडीपी जिसको अक्सरियत है कश्मीर वादी में और बीजेपी जिसको अक्सरियत मिली है जम्मू में, ये दोनों साथ आकर के एक स्टेबल गवर्नमेंट के नारे पे और इकोनॉमिक मिनिमम जो प्रोग्राम्स के एजेंडे पे एग्री करके सरकार बनाए। कुछ भी हो सकता है, ओपन ऑप्शंस इस पे 5-6 हैं, कोई भी किसी के साथ जा सकता है। सब पार्टी अपना नफा नुकसान देख रही है। लेकिन मुझे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है पूरे डिस्कोर्स में, वो ये है कि बीजेपी को सबसे बड़ा और पहला मौका मिला है जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी में अहम हिस्सा अदा करने का, और बल्कि हुकूमत में शामिल होने का। पूरी कोशिश करेगी बीजेपी कि किसी भी तरह से अपने सारे एजेंडे को और अपने जो सारे मौक़िफ़ हैं उनको किनारे करके वो किसी तरह सरकार में शामिल हो, ताकि उनका जो रैंक एंड फाइल है, उनका जो कैडर है, उसमें ये एतमाद पैदा हो कि
कि हाँ वादी में भी, हाँ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। जी, न सिर्फ सरकार बनाने की कोशिश में है बीजेपी की, लेकिन जो बीजेपी के एक एमएलए ने इशारा दिया है कि बीजेपी अपना वजीराला भी चाहती है, उसकी भी वो कोशिशें कर रहे हैं। सरकार बनाने के साथ साथ वजीराला की भी कोशिशें कर रहे हैं। हम गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम अख्तर साहब और तनवीर साजिद साहब फोन लाइन के जरिए जम्मू कश्मीर से गुफ्तगू में शामिल होने के लिए, हालात हादरा में शामिल होने के लिए। सईद फैसल अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।